नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे कि मल्टीपल लोन में जो डिफ़ॉल्ट हो गए हैं और इस समय दिन पे दिन मल्टीपल लोन डिफ़ॉल्टरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इतने लोगों की डिफ़ॉल्टर हो और बढ़ क्यों रही है? एक लोन को चुकाने के लिए एक लोन चुकाएं, नहीं चुक पाया, डिफ़ॉल्ट हो गए, तो उसको चुकाने के लिए उसने दूसरा ले लिया, दूसरे के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, ऐसे से मल्टीपल लोन के चक्रव्यूह में फंसते चले गए। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां तक कि हमारे क्लाइंट हैं वो तो साहूकारों से, अपने अड़ोस पड़ोस से भी 10-10% महीने के इंटरेस्ट पे, महीने के ब्याज पे पैसे ले लिए। तो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा मल्टीपल लोन में फंसते चले गए। अब जहाँ एक लोन डिफ़ॉल्ट था वहाँ पे आप 10 लोन डिफ़ॉल्ट है और प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो गया, नोटिसेस उतनी ही आ रही हैं, एजेंट आपको फ़ोन कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट फ़ोन कर रहे हैं, एक दिन में बता रहे हैं कि वो इतने कॉल आते हैं कि एक फ़ोन जाता है दूसरा फिर बजने लगता है, एक फ़ोन पे वेटिंग रहता है, दूसरी कॉल आती रहती है। मल्टीपल लोन में फंसते चले गए और रिकवरी एजेंट आपको डराते हैं, धमकाते हैं कि आपको घर आ जाएंगे, यहाँ तक कि फर्जी पुलिस बन करके बात करते हैं कि मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, आपके नाम पे केस हो गया है, वारंट हो गया है, आप पैसे दे दीजिए नहीं तो 24 घंटे में आपको उठा लिया जाएगा, 48 घंटे में उठा लिया जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करते हैं और मैं आपको एक फर्जी पुलिस रहते हैं और फर्जी एडवोकेट का नंबर देते हैं कि ये एडवोकेट हैं जिन्होंने आपके नाम पे 420 का केस दर्ज कराया है, ये फाइल नंबर है, आप इनसे बात कर लीजिए और आधे घंटे में हमें बताइए। तो ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच करके फर्जी पुलिस, फर्जी वकील बन के आपको डराते हैं, इतना ज़्यादा डराते हैं और आपके यहाँ तक डराने की बात ही छोड़िए, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आपके रिश्तेदारों को फ़ोन कर देते हैं, आपके मान सम्मान को ख़राब करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। क्या ऐसा कोई राइट्स है? ऐसा कोई अधिकार नहीं है, किसी को आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये करते हैं ऐसा। तो क्या है समाधान? आपको क्या, कौन सी ऐसी 2 नोटिसें हैं जो बैंक को देनी जरूरी है जिससे आपके समाधान पूरी तरह हो जाएगा, आपके अंदर का डर समाप्त हो जाएगा? पहले तो एक बात जान लीजिए, यदि पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो बचाते रहिए, धीरे धीरे सेटलमेंट करके ही दे दीजिए, समझौता ही करके दे दीजिए, अगर है तो उसको दे करके क्लोज करा दीजिए। जैसे लोन धारक है, आपने लोन लिया है और हरासमेंट से बचने के लिए, यदि आपके साथ हरासमेंट हो रहा है, फ़ोन से हरासमेंट हो रहा है, कॉल आ रहा है, रिकवरी एजेंट आ रहा है, तो यदि आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं या डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, किसी भी कंडीशन में कोई भी कंडीशन बनती है, आपको कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस देना जरूरी है। लीगल प्रायर नोटिस का मतलब होता है, आरबीआई भी गाइडलाइन में है कि यदि आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट कर गया है, नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी को अवगत कराएंगे, तब तो आपको पता चलेगा कि कंपनी को आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हो। देखिए, लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड आप एडवोकेट के माध्यम से जाना चाहिए, एडवोकेट के लेटर हेड पे होना चाहिए, एडवोकेट का चेंबर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, सबके साथ आपको लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को देना है। लीगल प्रायर नोटिस देने से इसमें जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए। मैं जेन्युइन डिफॉल्टर के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो जेन्युइन नहीं। जेन्युइन मतलब होता है किसी विषम परिस्थिति, यदि इसमें है शेयर मार्केट में आपका लॉस हुआ है तो ये जेन्युइन नहीं है, कोई ऑनलाइन गेमिंग में लॉस हुआ है तो ये जेन्युइन नहीं है, आप जुए में हार गए हो तो ये जेन्युइन नहीं है, आप क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में लॉस कर दी हो तो ये जेन्युइन नहीं है। तो जेन्युइन होना चाहिए किसी विषम परिस्थिति, मेडिकल इमरजेंसी। इसीलिए मैं कहता हूं आप खुद एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है, आप जो प्रोसेस है एडवोकेट के माध्यम से नोटिस दीजिए, एडवोकेट आपके प्रायर नोटिस को भेजेंगे, आपकी परिस्थिति को देखेंगे, समझेंगे, उस हिसाब से एडवोकेट के माध्यम से जो जेन्युइन हो उस हिसाब से लेटर देना चाहिए। और एक बार आपने लेटर दे दिया लीगल प्रायर नोटिस, तब उसके बाद शांति से आप बैठ जाइए, आपको अब कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी परिस्थिति से कंपनी को अवगत करा दिया, बस। उसके बाद भी कोई नोटिस नहीं आ रही है तो 3 महीने बाद एक बार रिमाइंडर नोटिस दे दीजिए कि मेरी परिस्थिति अभी तक ऐसी नहीं है, उसको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। रिमाइंडर 3 महीने बाद, 6 महीने, एक रिमाइंडर नोटिस और डाल दीजिए।
तो पहला काम आपको क्या करना है, पहली नोटिस लीगल प्रायर नोटिस, यदि आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं या डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं या डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं किसी भी कंडीशन में, आरबीआई की गाइडलाइन में जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस आपको दे देना है। दे के चुपचाप बैठ जाइए। फिर आगे का जो प्रोसेस होगा, जो नोटिस आएगा, जो प्रक्रिया होगी, वो हमारे पैनल से आपको कर दिया जाएगा। एडवोकेट के माध्यम से नोटिस जाए, किसी से भी बनवा लीजिए और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे पैसे जुटाइए और फिर सेटलमेंट का ऑफर आता है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक तो हो गया कि आपको लीगल प्रायर नोटिस देना है, दूसरा क्या है, दूसरी नोटिस क्या है कि धीरे धीरे आपके पास टाइम बीतते जाएगा तो कुछ पैसे इकट्ठा करिए, सेटलमेंट का ऑफर आता है। देखिए क्रेडिट कार्ड के केस में हमने देखा है 10% पे सेटलमेंट होता है, 10% पे। 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है तो 10,000 में भी सेटल हो जाता है। पर्सनल लोन है तो 15,000 20,000 में सेटलमेंट हो जाता है, 15 से 20% में। तो पहले तो बैंक आपको इतना टाइम टेकन हो जाता है, टाइम बीत जाता है, तो बैंक आपको सामने से कहेगा नहीं मुझे 40% में सेटलमेंट करेंगे, आप कहेंगे नहीं मेरे पास नहीं है 20% देंगे, तो आपको मंजूर नहीं है, ठीक है कैंसिल करिए, सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। जितना टाइम टेकन है, जितना टाइम लगेगा उतना कम पे सेटलमेंट पार करेंगे, इतना कम पे सेटलमेंट हो जाता है। तो एक पे जान ले, पैसे इकट्ठा करते रहिए, धीरे धीरे आप उनको दे दीजिए। उसके बाद एक सेटलमेंट लेटर इशू कर दीजिए। सेटलमेंट लेटर इशू करने का मतलब ये होता है, सेटलमेंट नोटिस आप दे दीजिए कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतनी कंडीशन है, ये हमारा लोन अकाउंट नंबर है, मैं इतना ही पैसे दे पाऊंगा। आप अपनी तरफ से सेटलमेंट लेटर इशू कर दीजिए। सेटलमेंट लेटर इशू हो जाने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले लोनी की परिस्थिति खराब है लेकिन इसकी नीयत साफ है कि पैसा देना चाहता है, ये समझौता करना चाहता है, ये सेटलमेंट करना चाहता है। तो आप अपनी परिस्थितियों को पहली लेटर में अपनी परिस्थितियों को बताते हुए प्रायर नोटिस, उसके बाद सेटलमेंट के लिए आप एक नोटिस डाल दीजिए कि मेरी ये कंडीशन है, नहीं दे पा रहे हैं, ये मैंने प्रायर नोटिस आपको भेज रखा है, अब मैं ये इतना अमाउंट है मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, अगर आप एग्री हो तो सेटलमेंट कर लीजिए। देखिए एक दिन में तो सेटलमेंट नहीं होता है लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। अनसिक्योर्ड लोन है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, कोई नहीं है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम क्या कंपनी को सेक्शन 25 का केस कर देने से पेमेंट एंड सेटलमेंट में आपके उनके पैसे वसूल हो जाएंगे, आपको जेल हो जाएगा तो उनको पैसे वसूल, ऐसा कुछ नहीं होता। सेम डे बेल हो जाती है, एक ईएमआई का एक केस होता है, सेक्शन 25 का केस होता है, मैक्सिमम अधिक से अधिक जो होगा, बुरी से बुरी कंडीशन में बता रहा हूं, तो होगा तो समझौता ही, केस होगा तो भी आएगा मैटर समझौता पे ही, एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट से समझौता हो जाएगा, होता सेटलमेंट भी है। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, कभी भी लोड लिए हैं, डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को जरूर दे दीजिए। उसके बाद चुपचाप बैठिए, फिर उसके बाद सेटलमेंट लेटर 3 महीने बीत जाने के बाद, 4 महीने बीत जाए, आप सेटलमेंट लेटर इशू कर दीजिए। बैंक को एक सेटलमेंट लेटर के लिए रिक्वेस्ट कर लीजिए, सेटलमेंट मेरी नीयत साफ है, मैं देना चाहता हूँ, ये कंडीशन है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रायर लीगल नोटिस दे रखा हूँ। ऐसे कहते हुए एक सेटलमेंट लेटर करके ये दोनों नोटिस आप दे देंगे, कंपनी भी समझती है, धीरे धीरे आपको लोन अमाउंट को सेटल करके आपको सेटलमेंट लेटर इशू करा देगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सेटलमेंट लेटर जो इशू होता है, बहुत सारी कंडीशन में मैंने देखा है फर्जी सेटलमेंट लेटर इशू कर देते हैं, तो फर्जी सेटलमेंट लेटर ना आपके साथ दे दिया जाए, इसलिए उसको वेरीफाई कर लीजिए वो जेन्युइन जगह से आया है कि नहीं, क्या प्रोसेस है, सही है कि नहीं, ये सेटलमेंट लेटर जेन्युइन है कि नहीं, मैं आपको वेरीफाई करके मैं बताऊंगा, तो आप पेमेंट करिएगा। अगर फर्जी होगा तो मैं बता दूंगी ये सेटलमेंट लेटर फर्जी, आप बिल्कुल पेमेंट मत करिए। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।